चलिए बच्चे शुरू करते हैं बेटा। आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपना अगला टॉपिक। आज से हमने पढ़ना है डिसऑनर ऑफ अ बिल। हमने अभी तक 4 केसेस पढ़े। उन चारों केसेस में हमने पढ़ा था ऑनर ऑफ अ बिल। ऑनर का मतलब चारों केसेस में ड्यू डेट पे बिल की पेमेंट हो गई। अब हमने पढ़ना है डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब है जी अगर ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं होती तो क्या होगा। डिसऑनर का मतलब बाउंस होना, पेमेंट नहीं होना, बिल को डिसऑनर कर दिया गया यानी कि ऑनर नहीं किया गया। दैट मीन्स पेमेंट नहीं हुई। ठीक है, चलिए वही चारों केसेस हम रिपीट करने वाले हैं। केस वन क्या क्या था इफ ड्रॉर रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अगर ड्रॉर बिल को रिटेन कर रहा है मैच्योरिटी डेट तक। ठीक है, देखिए समझते हैं हम। दो पार्टीज हैं, दो की बुक्स बना लेते हैं, ए और बी की। ए को हम मान लेते हैं जी ए हमारा ड्रॉर है और बी हमारा ड्रॉई है। ठीक है, अब ए ने सपोज पहले हम बात करते हैं जी ए ने गुड्स सेल करे। ए ने गुड्स सेल करे जी बी को। सेल्स की एंट्री तभी करेंगे अगर क्वेश्चन में मुझे गिवन होगी तो। सपोज सेल्स की बात गिवन है तो मेरी एंट्री हो गई जी बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए। सर आपकी ना वॉइस क्रैक हो रही है। वॉइस क्रैक हो रही है। अभी देखो थोड़ा सा ठीक आएगी, हिल भी रहा था थोड़ा माइक। देखिए इसके लिए सेल हो गई, इसके लिए सर हाँ जी। सर आप देखिए बच्चे, ये ए मेरा ड्रॉ इसने सेल्स की, इसके लिए परचेजेस हो गई। अब ए बिल बनाता है, बी को देता है, बी को एक्सेप्ट करके बी रिटर्न कर देता है। तो ये मेरा बन गया ड्रॉर और ये बन जाएगा ड्रॉई। इसके लिए बिल्स रिसीवेबल है और इसके लिए बिल्स पेएबल है। तो ए डेबिट टू बिल्स पेएबल। बच्चों अब आ जाती है हमारी ड्यू डेट। हमने ड्यू डेट पे पढ़ा था जी बिल क्या हो जाता है, ऑनर हो जाता है, बिल की ड्यू डेट पे पेमेंट हो जाती है। बट अगर ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं होती तो अब हम पढ़ रहे हैं डिसऑनर। तो बिल डिसऑनर हो जाएगा तो बच्चे सिंपली आपको याद रखना है, इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री करनी है। क्यों, हम अभी लॉजिक की बात करेंगे। तो मेरी डिसऑनर की एंट्री इसकी बुक्स में क्या हो जाएगी, बी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, देखिए जी ये जो मेरा बिल्स रिसीवेबल वाली एसेट्स थी वो डिक्रीज हो गई और बी को अगेन मैं क्या बना दूंगा, मेरा डेटर। अब मैं बी को अगेन मेरा क्या बना दूंगा, डेटर। बी से पैसे मांगूंगा। तो ये मेरी एंट्री हो जाएगी बच्चे किस चीज की, ये मेरी एंट्री हो गई डिसऑनर की। बी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। क्लियर है, यहाँ पे भी जस्ट रिवर्स एंट्री हो जाएगी। बिल्स पेएबल वाली लायबिलिटी मेरी डिक्रीज हो जाएगी और क्रेडिटर वाली लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बीपी डेबिट टू ए। ये भी मेरी किस चीज की एंट्री हो गई बच्चा जी, डिसऑनर की एंट्री हो गई। क्लियर है, अब इतनी बात सभी को समझ में आती है जी। अगर हमारी बात डिसऑनर हो रही है तो ये हमने एंट्री कर दी। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पेमेंट की एंट्री पढ़ रहे थे, पेमेंट मिल गई। तो यहाँ पे फिर मेरी एंट्री आ रही थी, याद करो कि कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल और यहाँ पे थी बीपी डेबिट टू कैश। बट अभी डिसऑनर हो गया। अब जब बिल डिसऑनर हो गया तो जो ए है हमारा फ्री है वो लीगल एक्शन लेने के लिए। इसीलिए बिल्स रिसीवेबल बनाया गया था कि ये वैलिड एविडेंस ऑफ हमारा डेब्ट है। सॉरी बच्चे। ठीक है, तो अब एक क्या करेगा, बिल को ना, एक पर्सन होता है हमारे पास नोटरी पब्लिक। ठीक है जी, एक पर्सन होता है जी नोटरी पब्लिक, उसके पास बिल को लेके जाएगा और नोटरी पब्लिक से बिल को अटेस्ट कराएगा। एक तरीके से वो अपना लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू कर रहा है। तो नोटरी पब्लिक से बिल को बिल की नोटिंग कराएगा या बिल को अटेस्ट कराएगा, आप कह लीजिए। ठीक है, तो ये जो नोटिंग कराने के जो चार्जेस होते हैं वो कहलाते हैं नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस, ये नोटिंग चार्जेस कौन किसको दे रहे हैं हम, बेसिकली नोटरी पब्लिक को दे रहे हैं नोटिंग कराने के लिए या बिल को अटेस्ट कराने के लिए, ये वेरिफिकेशन के लिए जी हाँ जी बिल डिसऑनर हो गया है, बी ने ड्यू डेट पे इस बिल की पेमेंट नहीं दी है। तो हमें इसको चार्जेस देने पड़ेंगे। अब समझने की बात यह है, नोटरी पब्लिक के पास जाएगा कौन बच्चे, ड्रॉर जाएगा ना, क्योंकि पेमेंट तो इसको लेनी थी। ये जाएगा ड्रॉर नोटरी पब्लिक के पास। तो जो चार्जेस हैं वो पे कौन कर रहा है,
चार्ज ड्रॉर ड्रॉर ही पे कर रहा है, बिल्कुल ठीक जी। जो चार्जेस हैं ड्रॉर पे कर रहा है, इसको थोड़ी ना ये जा रहा है, इसको कोई मतलब है। बट अल्टीमेटली ये जो चार्जेस हैं, अल्टीमेटली ये जो चार्जेस हैं ये किसको बियर करने चाहिए? ड्रॉई को। बिकॉज ये जो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहा हूँ, मेरी पॉकेट से पैसा खर्च हो रहा है, सिरदर्दी हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? ड्रॉई की वजह से। अगर ये टाइमली पेमेंट देता तो ये सारा प्रोसीडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हमने क्या सीखा? नोटरी पब्लिक के पास ड्रॉर अप्रोच कर रहा है, पेमेंट भी ड्रॉर को ही भरनी पड़ेगी, बट ड्रॉर ये अल्टीमेटली चार्जेस किससे मांगेगा? ड्रॉई से मांगेगा ना, कि भैया आपकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, चार्जेस आप दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल सी बात अगर समझें सॉरी, कि जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते तो हैं, सर हाँ, सुनो सुनो, जब हम कोई, मेरी बात सुनिए, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और वो प्रोडक्ट खराब निकलता है, सपोज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हमने कुछ भी लिया और कंपनी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही, हम कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, डिसीजन हमारे फेवर में आता है, तो कोर्ट क्या ऑर्डर करता है? हम कोर्ट से क्या डिमांड करते हैं कि सर एक तो ये मेरा प्रोडक्ट चेंज करेगा कंपनी, प्लस इतना मेरा पैसा लग गया, मुझे मेंटल परेशानी हुई, मेरी हरासमेंट हुई, उसके लिए भी मुझे कॉम्पनसेशन मिले। तो कोर्ट कंपनी को क्या ऑर्डर करता है कि जी प्रोडक्ट के पैसे तो आपको देने ही है, या प्रोडक्ट तो आपको बदल के देना ही है, साथ में इनका इतना एक्सपेंस हुआ वो भी आपकी वजह से हुआ। अगर आप टाइमली इनकी बात सुन लेते, सर्विसेज ठीक देते, तो उनको कोर्ट में आके खर्चा नहीं करना पड़ता, ये वो फिजिकली मेंटली जो परेशान हुए वो नहीं होना पड़ता। तो एक बारी तो खर्चा ड्रॉर को करना पड़ेगा, बट सर अल्टीमेटली आवाज वो, बहुत क्रैक कर रही है। बच्चे सभी को क्रैक हो रही है क्या? तो अल्टीमेटली जो एक बारी खर्चा है वो ड्रॉर को करना पड़ेगा, बट वो जो बियर कौन करेगा? ड्रॉई करेगा। अब मुझे क्या बात समझनी है, ये मेरी डिसऑनर की नॉर्मल एंट्री है। अगर मुझे क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस की बात बोली जाएगी, अगर क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस होंगे तो हम उसकी एंट्री कर देंगे, अदरवाइज नहीं। अब अगर नोटिंग चार्जेस होंगे तो इसी एंट्री के अंदर मैं यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दूंगा जी, टू कैश अकाउंट। ये मेरा कैश अकाउंट क्या है? नोटिंग चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल बिल 1000 रुपीज का था, नोटिंग चार्जेस सपोज 10 रुपीज है, तो मैं बी से कितने क्लेम करूंगा? 1010। ये आप ध्यान से समझेंगे, ये 10 रुपीज जो मैंने टू कैश लिखा, किसकी बुक्स में लिख रहा हूँ? ड्रॉर की बुक्स में। ड्रॉर का कैश डिक्रीज हुआ, क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि ड्रॉर ने ये नोटिंग चार्जेस पे करे, और वो ये चार्जेस किससे क्लेम कर रहा है जी? बी से क्लेम कर रहा है, बी से पैसा मांग रहा है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, बी के लिए तो ये नोटिंग चार्जेस जो इसने पे करे, अल्टीमेटली खर्चा तो उसी के लिए है ना, एक्सपेंस तो उसी के लिए है। तो यहाँ पे एक वर्ड ऐड हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस डेबिट। ये नोटिंग चार्जेस क्यों डेबिट कर रहा है? क्योंकि एक्सपेंस तो इसी के लिए है। तो यहाँ पे 10 रुपीज नोटिंग चार्जेस, बिल्स पेएबल 1000 का था, अब ए को इसको कितने देने पड़ेंगे? 1010। ठीक है, वही चारों केसेस हैं, चारों केस में सारी एंट्री सेम रहेंगी, सिर्फ लास्ट की एंट्री चेंज हो जाएगी। जो अभी हम पढ़ रहे थे अच्छा वो सर था, वही चारों केसेस हैं। यस वही चारों केस हैं। अभी हम पढ़ रहे थे बिल ऑनर हो रहा है चारों में, बिल की पेमेंट हो रही है, अब पढ़ रहे हैं चारों में डिसऑनर, वही सब कुछ है। सर अभी आप केस उससे पहले क्या बोल रहे थे वो मैं कनेक्टिंग आ रहा था। मैंने कुछ नहीं पूछा, बच्चे बोला, इसने पूछा था किसी बच्चे ने, ऋतिका ने शायद, कि सर कितने केसेस है, मैंने बोला वही 4 केसेस हैं बच्चे, वही सब कुछ वही है, सिर्फ लास्ट एंट्री चेंज होने वाली है और कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखिए, डिस्काउंट विद द बैंक वाला केस था, ए ने बिल बनाया, तो बिल बनाने की एंट्री बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू बी, इसने बिल को एक्सेप्ट किया, ए डेबिट टू बिल्स पेएबल, इसके लिए ये ड्रॉर हो गया, ये ड्रॉई हो गया। ड्यू डेट से पहले ए ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो डिस्काउंट कराने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है जी, सपोज बिल रिसीवेबल 1000 का था, 10 डिस्काउंट 990, इसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। ड्यू डेट पे बच्चा आपकी बिल किसकी प्रॉपर्टी है? बताएंगे, बिल किसकी प्रॉपर्टी है? सब बैंक की। बैंक की। ड्यू डेट, ये बातें जो मैं पूछ रहा हूँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू डेट पे बिल किसके पास होगा? सब बैंक के पास। बिल्कुल ठीक। पेमेंट कौन करेगा?
सर बी ड्रॉइंग। ड्रॉई, वेरी गुड। पेमेंट मिलेगी किसको? बैंक को। बैंक को, ठीक है जी, वेरी गुड। अब ए पिक्चर से बाहर हो चुका है, बैंक अप्रोच कर रहा है बी के पास, और बी अगर पेमेंट दे देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक को पेमेंट मिलेगी, ए का कोई यूज कोई रोल नहीं है, और बी की बुक्स में पेमेंट देने की एंट्री हो जाएगी। बट अगर बी पेमेंट नहीं देता, मेरी बात ध्यान से समझना, तो बैंक किसको क्लेम करेगा, बैंक किसको पकड़ेगा, बी को या ए को? ए को। ए को, वेरी गुड। इस चैप्टर के बड़े क्वेश्चंस करने के लिए यही बात समझनी है। बैंक किसको पकड़ेगा, ए को, और ए किसको पकड़ेगा, बी को पकड़ेगा। सेंस समझ में आ रही है मेरी बात? देखिए जी, यहाँ पे ए है, बी है, ए ने ये बिल एंडोर्स करा ना किसको, बैंक को। अब जब पेमेंट नहीं, ड्यू डेट पे ये था जी, ड्यू डेट पे बिल हो गया डिसऑनर, बी ने पेमेंट नहीं दी, तो बैंक किसको क्लेम करेगा जी, बैंक तो ए को बोलेगा ना, बैंक को तो बिल ए से मिला है, बैंक तो ए को जानता है, और ए किसको पकड़ेगा, बी को। बात समझ में आ गई बच्चे सभी को? इस ऑर्डर में चलना है। जब कभी भी बिल डिसऑनर होगा तो याद रखेंगे हम उसको डेबिट करते हैं, हमें जिससे पैसा लेना होता है। अच्छा, अब ड्यू डेट पे मेरी बात ध्यान से सुन के बताएंगे आंसर। ड्यू डेट पे अगर इस क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस हो गए, तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, ए पे करेगा या बैंक पे करेगा? नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, ए या बैंक? सर एक किसी बैंक में बैंक, ए को बैंक, पेमेंट कर दिया। बैंक, सर ए। बैंक। मैंने एक सिंपल सी बात समझाई थी बच्चे, उस बात पे स्टिक रहना। नोटिंग चार्जेस वो पे करेगा जिसके पास बिल होगा। सर एक बार आप ये डायग्राम फिर से समझा दोगे? ए ने बिल बनाया, बी को दिया, बी ने साइन करके ए को रिटर्न कर दिया, ये हो गया ड्रॉर, ये हो गया ड्रॉई। ड्यू डेट से पहले इसने बिल दे दिया बैंक को, बैंक ने अप्रोच करा बी को, बी ने पेमेंट नहीं दी, बी ने पेमेंट नहीं दी, तो बिल इज सेड टू बी डिसऑनर्ड। अब बैंक किसको मारेगा, किसको पकड़ेगा, ए को। बैंक तो ए को जानता है ना, बिकॉज ए का बैंक अकाउंट बैंक के पास था, इस पर्टिकुलर बैंक के पास था। ए अपने बैंक के पास अप्रोच करा, जी मुझे इस बिल की पेमेंट दे दो। बैंक को नहीं मिली तो बैंक किसको क्लेम करेगा, ए को, और ए किसको क्लेम करेगा, बी को। ठीक है, ये ऑर्डर समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब मैंने पूछा नोटिंग चार्जेस कौन देगा। नोटिंग चार्जेस वो बंदा देता है जिसके पास डिसऑनर के टाइम बिल होता है। ये बात मेरी याद रखना, आपके बड़े बड़े सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फिर। नोटिंग चार्जेस वो देता है जिसके पास डिसऑनर की डेट पे बिल होता है। डिसऑनर की डेट पे यहाँ पे बिल किसके पास था, बैंक के पास। तो नोटिंग चार्जेस पे कौन करेगा, अभी तो उसकी पॉकेट से निकलेंगे ना, बैंक की पॉकेट से। अब बैंक ये नोटिंग चार्जेस किससे मांगेगा, ए से, बैंक तो ए को जानता है, और ए ये नोटिंग चार्जेस किससे मांगेगा, बी से। ठीक है, हाँ जी बच्चों, क्या हो गया, सभी को बात समझ में आ रही है? बैंक यस सर। नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे करे, देखो इसी ऑर्डर में चलना है। बैंक किससे मांगेगा, ए से, ए किससे मांगेगा, बी से। अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस बियर किसको करने, अल्टीमेटली ए को या बी को, बी को, सर बी को। बी को। बी को। अल्टीमेटली तो नोटिंग चार्जेस इसी को बियर करने हैं ना, इसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये बात याद रखना। तो नोटिंग चार्जेस बियर तो यही करने वाला है, बस चेन चलती रहेगी, हम एक दूसरे से पैसा मांगते रहेंगे कि भैया तेरी वजह से प्रॉब्लम हुई, तेरी वजह से प्रॉब्लम हुई, अल्टीमेटली उठाना इसी को है खर्चा। अब आ जाओ यहाँ पे, तीन पार्टीज इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो हमें बैंक की बुक्स तो बनानी नहीं, ठीक है, हमें ए और बी की बुक्स बनानी है बस। ए की बुक में आ जाओ। डिसऑनर के टाइम, ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई है बच्चे जर्नल एंट्री में, कि हम ऑलवेज उसको डेबिट करेंगे जिससे मुझे पैसा लेना है। मुझे पैसा किससे लेना है,
ए को, ए की बुक्स है ना, तो ए को पैसा किससे लेना है सर बताओ? बी से लेना है। यस, वेरी गुड, ये बात याद रखेंगे। और पैसा देना किसको है? बैंक को। ये डिसऑनर की एंट्री हो गई जी। डिसऑनर की एंट्री में ऑलवेज आप उसको डेबिट करेंगे जिससे पैसा लेना है, क्रेडिट करेंगे जिसको पैसा देना है। ठीक है? यानी कि ये मेरा डेटर हो गया, ये मेरा क्रेडिटर हो गया, या मेरी लायबिलिटी हो गई। मुझे बैंक को पैसा भरना पड़ेगा और बी से मैं पैसा मांग रहा हूँ। ठीक है? इसकी बुक्स में नॉर्मल एंट्री जी डिसऑनर की, जस्ट रिवर्स एंट्री। बिल्स पेएबल डेबिट टू ए। देखो, कोई डाउट? बात समझ आ गई? अब आ जाते हैं नोटिंग आंसर चार्ज। इसमें फिर हम नोट अच्छा। बोलो, बोलो, बोलो। सर मैं नोटिंग चार्जेस से ही अब वो पूछ रही थी कि बताऊंगा बच्चे, नोटिंग मेरा चार्जेस मेरा है। काम है, वेट करो, बताऊंगा। अब देखो जी, नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस किसने पे करे? बैंक ने। तो क्या यहाँ पे मैं कैश वर्ड लिखूं, मुझे बताओ? नहीं। क्यों कैश वर्ड नहीं आएगा? ये तो ए की बुक्स है ना, ए ने पे थोड़ी ना करें। पे करें या बैंक ने? मैंने अभी यहाँ समझाया, पे करें या बैंक ने, पैसा निकला बैंक की पॉकेट से, बैंक बिल के अमाउंट के साथ ए से क्लेम कर रहा है, और ए बिल के अमाउंट के साथ टोटल अमाउंट किससे क्लेम कर रहा है? बी से। देखो जी, सपोज बिल 1000 रुपीज का था, नोटिंग चार्जेस 10 रुपीज है, तो मैं बी से 1010 मांगूंगा और मुझे बी बैंक को 1010 देने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस होंगे तो, अगर नहीं होंगे तो ये नॉर्मल एंट्री बी डेबिट टू बैंक 1000 से हो जाएगी। इसकी बुक्स में याद रखेंगे, ऑलवेज एंट्री सेम ही रहने वाली है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नोटिंग चार्जेस डेबिट हो गए, बिल 1000 का था, टोटल इसको ए को देने पड़ेंगे 1010। ठीक है, बात समझ में आई बच्चे? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। केस 3 बच्चे हमारे पास क्या आता है? एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर। अब 3 पार्टीज हैं मेरे पास, ए, बी, सी। ए ने बिल बनाया, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू बी, बी को दिया, बी ने एक्सेप्ट करके ए को रिटर्न कर दिया। ठीक है बच्चे जी, इतनी बात तो सभी को समझ में आती है। अब ए ने बिल एंडोर्स कर दिया सी को। एंडोर्समेंट की एंट्री बताओ, अब तो सबको याद हो गई होगी, समझ भी आ गई होगी। एंडोर्समेंट की एंट्री बोलो ए की बुक्स में। सी डेबिट टू बी आर अकाउंट। वेरी गुड, सी डेबिट टू बी आर। और सी अपनी बुक्स में क्या लिखेगा? बी आर डेबिट टू ए। बी आर डेबिट टू ए, वेरी गुड। अब ड्यू डेट पे बिल किसके पास है, मुझे बताओ? सी के पास। पेमेंट किसको मिलेगी? सी को। पेमेंट देगा कौन? बी। बी। अगर बी ड्यू डेट पे सी को पेमेंट दे देता है तो ए की बुक्स में क्या एंट्री होगी? सर कोई एंट्री नहीं होगी। वेरी गुड, कोई एंट्री नहीं होगी। सिर्फ ये पिक्चर से बाहर हो गए, इन दोनों ये आपस में डील कर लेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं डिसऑनर। ड्यू डेट पे सी ने अप्रोच करा बी को, अगेन वही सर्कल हम समझते हैं जी। हमारे पास ए है, बी है और सी है। ठीक है जी, ये कुछ इस तरीके से था, इसको बिल यहाँ से मिला, ये पेमेंट के लिए इसके पास गया, इसने पेमेंट नहीं दी, तो बिल क्या हो गया? डिसऑनर। अब मुझे बताओ बच्चे दोबारा से, ड्यू डेट पे बिल किसके पास है? सी के पास। सी के पास। पेमेंट किसको मिलेगी? सी को। देगा कौन? बी। बी ने पेमेंट नहीं दी, तो बी ने पेमेंट नहीं दी तो सी किससे पैसा क्लेम करेगा? ए से। जिससे बिल मिला है, जो हमने सीखा था। ए किससे पैसा क्लेम करेगा? बी बी से, से। जिससे बिल मिला है। छोटी सी बात याद रखेंगे, हम जो जिस पर्सन को जिससे बिल मिला है उस ऑर्डर में चलते जाएंगे। इसको बिल मिला है इससे, इसको बिल मिला है इससे, ये इस तरह से पकड़ेंगे। अब अगर नोटिंग चार्जेस हुए तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? सर बी। सी। सी
मैं बार-बार समझा रहा सर हूँ अल्टीमेटली तो बी अरे करेगा ना। अल्टीमेटली की बात अभी नहीं हो रही ना बच्चे। जिसके पास बिल होता है तो नोटिंग चार्जेस उसकी पॉकेट से निकलेंगे, पैसा तो उसकी पॉकेट से खर्च होगा। सी ने नोटिंग चार्जेस सी की पॉकेट से पैसे निकले। सी ए से नोटिंग चार्जेस समेत पैसे माँग रहा है, बट अल्टीमेटली एक्सपेंस किसके लिए है? बी के लिए। बट पैसा तो एक बारी सी की पॉकेट से खर्च हुआ ना। आप ये बात समझ रहे हैं? क्योंकि मुझे कैश की एंट्री भी तो दिखानी है ना कि पैसा खर्च कहाँ हुआ है। ए की पॉकेट से पैसा नहीं निकला, बी की पॉकेट से पैसा नहीं निकला। सी माँग रहा है ए से, ए माँग रहा है बी से। ठीक है? इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। यस सर। अब आ जाओ जी, सी की बुक्स में डिसऑनर की एंट्री ट्राई करो बच्चे, पहले मुझे बताओ डिसऑनर की एंट्री, कोशिश करो। सर ए डेबिट टू बी आर। वेरी गुड जी, जस्ट रिवर्स एंट्री, ए डेटर बन गया और इससे मुझे पैसे लेने हैं। अभी हम नोटिंग चार्जेस की बात नहीं कर रहे। ए के बाद आ जाना है आपको, सी के बाद आ जाना है ए में, इसी ऑर्डर में चलना है। ए, हमने क्या बोला, हम डिसऑनर की एंट्री में ऑलवेज डेबिट करेंगे जिससे पैसा लेना है। देखो सी को किससे पैसा लेना था? ए से। देना किसी को नहीं है क्योंकि इसके लिए तो बिल्स रिसीवेबल था। ए किसको डेबिट करेगा डिसऑनर की एंट्री में? बी को। बी को। बी और डेबिट टू कैश अकाउंट। बी टू सी, बी से पैसा सर लेना है कैश अकाउंट। ना, बी से पैसा लेना है, सी को पैसा देना है। ये जस्ट रिवर्स एंट्री ही लिखेगा। ठीक है जी, ये मेरी डिसऑनर की एंट्री हो गई। अब अगर नोटिंग चार्जेस होंगे तो किसकी पॉकेट से निकलेंगे? सी की पॉकेट से। यहाँ पे ऐड हो जाएगा जी कैश अकाउंट, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, 1010। यहाँ पे अमाउंट प्लस करके आएगा सीधा ही, क्योंकि ए की पॉकेट पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सी को पैसे 1010 देने हैं, बी से 1010 लेने हैं, और इसके लिए क्या हो जाएगा? नोटिंग चार्जेस डेबिट। इसके लिए हमेशा सेम एंट्री रहेगी। दोबारा बता रहा हूँ, नोटिंग चार्जेस पे वो करेगा जिसके पास बिल होगा। सी के पास बिल था, सी नोटिंग चार्जेस पे करेगा, तो इसने लिख दिया जी कैश। बाकी लोग एक दूसरे का नाम लिखते रहेंगे और अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस को डेबिट कौन करने वाला है? बी। देखो इसमें कोई डाउट है तो पूछो। तो पहला वाली एंट्री में हमने सबसे पहले किया सी में कैश आया, फिर उसके बाद सी ने ए को पकड़ लिया। और ए ने बी को पकड़ ए लिया। ए बस सिंपल सी बात याद रखो, जिसको जिससे बिल मिला है वो तो उसी को पकड़ेगा ना। सी को बिल मिला है ए से, ए को बिल मिला है बी से। ठीक है। अब मैं केस 4 कराने से पहले, फोर्थ केस कराने से पहले आपको तीनों एक साथ करा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। ए बी केस, पहली एंट्री तो कॉमन ही है जी। अब देखो अभी कितना इजी लगेगा। ये बात तो ठीक है जी। अब केस 1, केस 1 में बिल किसके पास है? ए के पास। केस 1 में बिल किसके पास है? ए के पास। बिल ए ने अप्रोच करा बी को, बी ने पेमेंट नहीं दी तो बिल इज सेड टू बी डिसऑनर्ड। तो ए किसको डेबिट करेगा? मैं क्या बता रहा हूँ, जिससे पैसा लेना को। है। तो ए को किससे पैसा लेना है भाई? बी से। बी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और ये जस्ट लिख देगा बिल्स पेबल डेबिट टू ए। पेबल अकाउंट डेबिट टू ए। अब अगर नोटिंग चार्ज, ये 1000 हो गया, सपोज हम एक कॉमन अमाउंट लेके चल रहे हैं कि बिल की अमाउंट 1000 है, नोटिंग चार्जेस की अमाउंट 10 है। ठीक है, सभी में ये सेम। अब जरूरी नहीं है आपको हर क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस होंगे, अगर नहीं है तो 1000। अब अगर नोटिंग चार्जेस हैं तो नोटिंग चार्जेस किसकी पॉकेट से जाते हैं? जिसके पास बिल होता है। तो ये क्या लिख देगा जी यहाँ पे? टू कैश अकाउंट 1010, 1010, और नोटिंग चार्जेस इसके लिए अल्टीमेटली खर्चा फ्लोटिंग है। चार्जेस अकाउंट डेबिट। यस, ठीक है। केस 2, ये एंट्री कॉमन है, ये मैं बार बार नहीं लिख रहा। अब ये एंट्री हमारी हाइड हो गई। ठीक है, बिल बना, बिल बनने के बाद ए ने बिल को बैंक से क्या करा लिया? डिस्काउंट।
बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सपोज ये 50, 950 और 1000, इसको कोई मतलब नहीं है। अब ड्यू डेट पे बच्चा पार्टी बिल किसके पास है? बैंक के पास। पेमेंट किसको मिलेगी? बैंक को। देगा कौन? बी। अगर बी बैंक को पेमेंट नहीं देता तो लास्ट में कौन सा पर्सन है? बैंक। वहां से शुरू करते हैं। बैंक की बुक्स हमें बनानी नहीं, बट बैंक किसको पकड़ेगा बताओ? ए को। और ए किसको पकड़ेगा? बी को। ठीक है, तो ए की बुक्स में डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? मैं क्या सिखा रहा हूँ? ऑलवेज डेबिट करना है जिससे पैसा लेना है। ए को किससे पैसा लेना था? बी। बी को। और देना किसको पड़ेगा? बैंक को। बैंक अकाउंट। बैंक। ठीक है जी, ये मेरी डिसऑनर की एंट्री हो गई। यहाँ ये मेरी डिसऑनर की एंट्री थी। इसकी बुक्स में सेम ही एंट्री रहेंगी। अब अगर नोटिंग चार्जेस होते हैं तो नोटिंग चार्जेस किसकी पॉकेट से खर्च होंगे? बैंक की पॉकेट से। लेकिन बैंक बैंक मांगेगा ए से, ए मांगेगा बी से, तो ए की पॉकेट से निकला तो कुछ भी नहीं है, तो हम बी से 1010 मांग रहे हैं और बैंक को 1010 दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सेम ही एंट्री रहेगी हर केस में, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। थर्ड केस, पहले बिल बन चुका है, अब हमने बिल को एंडोर्स कर दिया। सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यहाँ हम सी की बुक्स भी बना लेते हैं। सी को बिल मिला तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू ए। ड्यू डेट पे बिल किसके पास है? सी के पास। सी के पास। सी को पेमेंट नहीं मिली तो सी किसको पकड़ेगा? ए को। और ए किसको पकड़ेगा? बी को। वेरी गुड। सी की नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? सी, जिसके पास बिल होता है। तो ये डिसऑनर की एंट्री लिखेगा जी, ए डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश अकाउंट। बिल 1000 का, 10 ये, 1010। और यहाँ वो लिख देगा, देखो ऐसी वाली एंट्री, जैसे ये B2 बैंक था ना, सेम एंट्री कि बी से पैसा लेना है और सी को पैसा देना है। देखो बच्चे, बात समझ में आई? ये डिसऑनर की एंट्री हो गई। पहले B2BR क्योंकि बिल इसी के पास था, फिर B2 बैंक, फिर B2C, और यहाँ पे वही एंट्री है जो ए के लिए। तो आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो सारे केसेस इजी हैं, कुछ इसमें मुश्किल नहीं होने वाला। देखो बच्चे, को डाउट है तो बोलेंगे।